हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको सस्पेंस, ड्रामा, प्लॉट ट्विस्ट स्टोरीज पसंद है तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बॉलीवुड रिवन स्क्रिप्ट स्टाइल स्टोरी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है मैंने जानबूझकर अपने कजिन और अपने एक्स की शादी बर्बाद कर दी और हॉनेस्टली मुझे इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। टाइटल ही कितना भारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही मेरे अपने कजिन के साथ बहुत क्लोज बॉन्ड था। हम ऑलमोस्ट रियल ब्रदर्स की तरह ही बड़े हुए थे। मैं उसे बहुत रिस्पेक्ट करता था और हमेशा उस पर पूरा ट्रस्ट किया। उस टाइम मेरी लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था और फ्यूचर में उससे शादी करने का प्लान भी था। मुझे लगता था मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ऑफिस में मेरे एक कलीग ने मेरी शिफ्ट कवर करने का ऑफर दिया क्योंकि मैं काफी टायर्ड लग रहा था। मैंने भी सोचा चलो आज थोड़ा जल्दी घर चला जाता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचने पर मेरी लाइफ ही बदलने वाली थी। जैसे ही मैंने बेडरूम में गया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को और अपने ही कजिन के साथ मेरे ही बेड पर देख लिया। दोनों एकदम शॉक हो गए। सच कहूँ तो मैं भी कुछ सेकेंड्स के लिए समझ ही नहीं पाया कि मेरे सामने हो क्या रहा है। मैं ना चिल्लाया, ना उनसे लड़ा। ओह माय गॉड! अपनी ही गर्लफ्रेंड को भी अपने ही क्लोज कजिन के साथ! ये तो अटमोस्ट बिट्रेयल है यार। ओह माय गॉड! राइटर पे क्या बीतती होगी उस टाइम पे। एंड वो साइलेंट रहा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बिना कोई सीन क्रिएट करे, बिना कोई ड्रामा क्रिएट करे बिना राइटर ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। एंड वो साइलेंटली वो लोग को सिर्फ जाने बोला, वरना कोई और बंदा होता तो सीन कुछ और ही होता। और मैं घर से बाहर निकल गया। जब मैं वापस आया दोनों जा चुके थे। मेरी गर्लफ्रेंड एक अपोलॉजी नोट छोड़कर गई थी। उसने लिखा था कि वो बहुत सॉरी है और जब मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो मैं उसे कॉल करूं। अपोलॉजी लेटर! तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चीट किया, वो भी उसकी ही क्लोज कजिन के साथ! सीरियसली! लेकिन मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया, मैं सिर्फ एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा कि मैं उसकी सारी चीज़ें पैक करके कुछ दिन में मेरे कज़िन के घर ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि अब उसका घर वही है, मेरा नहीं। अगले 1 हफ्ते तक मैं उसकी सारी बिलॉन्गिंग्स शिफ्ट करता रहा। इस बीच दोनों बार-बार मुझसे माफ़ी माँगने की कोशिश करते रहे। मेरा कज़िन मुझे लगातार कॉल करता रहा। मेरी एक्स मैसेजेस भेजती थी, "एक बार बात तो कर लो।" लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने सिर्फ उनके घर जाते बेल बजाता, बैग्स देकर वापस आ जाता। उसके बाद मैंने दोनों से पूरी तरह कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। 3 साल तक ना कोई बात हुई, ना कोई मैसेज। मतलब जिस इंसान पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उस बंदे ने ही आपको बिट्रेयल किया, वो भी उसके साथ जो आपकी गर्लफ्रेंड थी। मतलब जो 2 इंसान उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट थे, उन लोगों ने ही उसका दिल तोड़ दिया। मतलब ये बंदे का कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। जब भी एज़ पर नॉर्मल सिचुएशन जब भी अपना हार्ट ब्रेक होता है, हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन के पास जाते हैं, जिससे हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जिससे हम अपना दुःख शेयर करते हैं। और इसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ही बिट्रे किया, जो उसका क्लोज़ था, तो ये बंदा किधर जाएगा? लाइक सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है राइटर के लिए। फिर एक दिन मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया, 3 साल बाद। मैं फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ मेरा कज़िन था। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि उसने मुझे कॉल किया, शॉक तो मुझे उसकी आवाज़ सुनकर लगा। वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे पिछले 3 साल में कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी नॉर्मल बात करने के बाद उसने बताया कि वो और मेरी एक्स शादी कर रहे हैं। और फिर उसने जो बोला, उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुझसे पूछा, "क्या तुम मेरी शादी में बेस्ट मैन बनोगे?" मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने फ़ोन पर ही उसे बहुत बुरा सुना दिया और कॉल कट कर दिया। तुमने चीट किया एंड तुम उस बंदे को अपनी शादी पे इनवाइट करो 3 साल बाद। मतलब उन्हें क्या लगा 3 साल बाद तुम भूल जाओगे वो लोग ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ ही देर बाद उसका मैसेज आया। उसने लिखा कि ऑफ़र अभी भी ओपन है और अगर मैं बेस्ट मैन नहीं बनना चाहता, तो वो किसी और को भी नहीं बनाएगा। वाह! क्या त्याग कर रहा है वो बंदा। अगले कुछ दिन मैं बस इसी बारे में सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे मैसेज किया और माफ़ी माँग ली। राइटर कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। मैंने एक लंबा मैसेज लिखा कि मैं अभी भी हर्ट हूँ, लेकिन शायद ये शादी हम तीनों के लिए पास्ट को पीछे छोड़ने का मौका हो सकता है। उसने मेरी बात पर तुरंत बिलीव कर लिया। मतलब जो इंसान 3 साल के बाद मूव ऑन हुआ, तुम उसको फिर से
को बुला रहे हो और तुम और उसकी एक्स शादी कर रहे हो, तुम उस पे उसको इनवाइट कर रहे हो। वो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा सूट और शादी का सारा खर्चा तक पे करने की ऑफर दी और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। सच कहूँ तो मुझे उनकी शादी पर 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना था। फाइनली वेडिंग का दिन आ गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पिछले 1 हफ्ते से मैं एक स्पीच लिख रहा था। एक ऐसा स्पीच जिसमें मैंने पिछले 3 साल का सारा दर्द और गुस्सा लिख दिया था। शादी काफ़ी ग्रैंड थी। दोनों फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब वहाँ मौजूद। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो मानो आपने शादी के लिए इतना खर्चा किया, इतना ग्रैंड सब कुछ किया और ऐसा धमाका। देखते आगे क्या हुआ। फिर बेस्ट मैन का स्पीच का टाइम आया। मैं स्टेज पर गया। मैं काफ़ी नर्वस था। मेरी आवाज़ भी थोड़ी काँप रही थी। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया। मैंने सबके सामने सच बता दिया। मैंने बताया कि कैसे मैंने अपनी एक्स और अपने ही कजिन को मेरे बेडरूम में साथ पकड़ा था। कैसे उन दोनों ने मिलकर मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैंने किसी भी बात को छुपाया नहीं। स्पीच खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। मुझे लगा था हॉल में हंगामा होगा, लोग शॉक हो जाएंगे, लेकिन पूरे हॉल में सिर्फ खामोशी थी। मुझे भी लगा कि हॉल में हंगामा होगा, पर हॉनेस्टली साइलेंस इज द बेस्ट पावरफुल रिएक्शन यू कैन गेट। घर पहुंचते ही मेरी मॉम का फोन आया। वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी शादी बर्बाद कर दी। फैमिली का एक ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग आपका रिएक्शन देते, बट रिएक्शन के पीछे का दर्द, बिट्रेयल, वो नहीं देखते। मैंने सिर्फ इतना कहा, जो मैंने बोला था वो सच था, और अगर किसी ने ये शादी बर्बाद की है तो वो मैं नहीं, वो दोनों हैं। उसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया। अगले कुछ दिनों में फैमिली के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए। कुछ लोग मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी मेरी सपोर्ट किया। बाद में मुझे पता चला कि फैमिली की ज्यादा लोगों को कभी चीटिंग के बारे में पता ही नहीं था। सबको सिर्फ इतना पता था कि हमारा ब्रेकअप हो गया था। उन्होंने पहली बार वेडिंग वाले दिन पूरा सच सुना। आज इतने साल बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी कोई की हुई चीज का रिग्रेट है? और मेरा जवाब आज भी वही है, नहीं। 3 साल तक मैं उनकी वजह से जो दर्द फील करता रहा, उस वेडिंग वाले दिन शायद उन्होंने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा महसूस किया, और हॉनेस्टली मेरे लिए वही काफी था। एंड ऑफ द, मैं रिवेंज पे बिलीव नहीं करती और ना ही मैं सपोर्ट करती हूँ। मेरे लिए ऐसा है कि आप आगे मूव ऑन हो जाओ, आप खुश रहो, वही एक बहुत बड़ा रिवेंज है। बट अगर हम राइटर के साइड का सोचे, तो जो उसने किया वो भी सही किया। पहली बार तो आपने चीट किया और आप अपनी ही शादी में उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो, मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो कि आप बहुत बड़े हो। एक चीज है जो मैं डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करती, वो है चीटिंग। अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद, आप खुश नहीं हो, तो तोड़ दो रिलेशनशिप, उसके बाद आप किसी और को मिलो। बट किसी को इतना डिस्ट्रॉय कर देना, ये बहुत गलत बात है। गाइस, आपकी क्या थॉट है इस स्टोरी में? क्या वो बंदे ने सही किया या गलत? प्लीज कमेंट में बताओ। आज आपके लिए एक न्यू रेडिट स्टोरी लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका टाइटल है, अपनी वाइफ की सच्चाई पता चलने के बाद मेरी जिंदगी पलट गई। टाइटल ही बहुत शॉकिंग है। मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में मिले थे। हमने 2 साल तक डेट किया और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हम फ्यूचर प्लान कर रहे थे, फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे। शादी के बाद जब उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स छोड़ दी, उसकी डिजायर काफी बढ़ गई। हम लगभग 3 साल तक बेबी के लिए ट्राई करते रहे और फाइनली हमें एक प्यारी सी बेटी हुई। डिलीवरी के कुछ महीने बाद उसने दोबारा बर्थ कंट्रोल स्टार्ट किया, लेकिन हर मेडिसिन उसके बॉडी को सूट नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कई बार पिल्स चेंज की, पर हर बार कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाता था। हम दोनों कंफ्यूज थे कि फ्यूचर में सेकेंड बेबी चाहिए भी या नहीं। इसलिए डिस्कशन के बाद मैंने नसबंदी करवा ली, क्योंकि अगर फ्यूचर में डिसीजन बदलता तो उसे रिवर्स करवाना कंपैरेटिवली इजी था। 3 साल सब नॉर्मल चलता रहा। हमारी मैरिड लाइफ भी अच्छी थी। प्रेगनेंसी का टेंशन नहीं था, इसलिए हमारी फिजिकल रिलेशनशिप पहले से भी बेटर हो गई थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 3 हफ्ते पहले मेरी वाइफ की पीरियड मिस हो गई। नॉर्मली उसका साइकिल इरेगुलर रहता था, इसलिए पहले हमने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स दिखने लगे, मॉर्निंग सिकनेस और बाकी सब। मुझे पता था कि बहुत रेयर केस में नसबंदी फेल हो सकती है, इसलिए मैंने बिना उसे बताए स्पर्म काउंट टेस्ट करवा लिया। रिजल्ट क्लियर था, मैं अब भी कंप्लीटली स्टेराइल था। दिन बाद मेरी वाइफ ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है। उसने मुझे फोर्स किया कि मैं भी दोबारा टेस्ट करवाऊं,
स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई। उसी बीच मैंने सीक्रेटली अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट भी करवा दिया। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मतलब ये बंदे ने अब सीक्रेटली अपनी पहली बेटी जो ऑलरेडी बॉर्न है, उसका भी उसने टेस्ट करवा लिया। मतलब अभी इस बंदे को शक हो रहा है। जब दोनों रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई, मेरी दुनिया टूट गई। एक रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि मैं स्टेराइल हूँ और दूसरी रिपोर्ट ने बता दिया कि मेरी बेटी भी बायोलॉजिकल मेरी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। मतलब पहली वाली बेटी भी इसकी नहीं है और अभी उसकी बीबी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। उस शाम मैंने वाइफ का सामना किया। सबसे पहले मैंने उसे स्पर्म टेस्ट दिखाया। उसने तुरंत बोला कि रिपोर्ट्स गलत होगी। फिर मैंने डीएनए रिपोर्ट उसके सामने रख दी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहले उसने डिनाई किया, फिर ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद उसने एक्सेप्ट किया कि उसने किसी और आदमी के साथ रिलेशन बनाया था। उसका कहना था कि सिर्फ़ एक बार हुआ था और कॉन्डोम फ़ेल हो गया। मैं उसी उससे वही स्टोरी 3 बार सुनवाई। हर बार एक नया सवाल पूछा। बस इतना ही सच है, इसके अलावा कुछ और बताना है क्योंकि अगर एक और झूठ निकला तो सब खत्म। हर बार उसका जवाब सेम था, सिर्फ एक बार हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या एक गलती के लिए उसने अपनी पूरी फैमिली रिस्क पर लगा दी? उसको डिवोर्स नहीं चाहिए। वो बार-बार माफ़ी माँगती रही और बोलती रही कि जो भी करना पड़े वो करेगी, बस मैरिज बच जाए। फिर चीटिंग करने से पहले इसको याद नहीं आया। लेकिन एक बात मैंने उससे रात नहीं बताई, उसे नहीं पता था कि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका था कि हमारी बेटी भी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ओके, मतलब इसने करंट वाले बेबी जो पेट में उसका डीएनए टेस्ट करवाया और खुद का स्टेरल वाला रिपोर्ट निकाला। ओके, इसलिए उसने बार-बार पूछा कि यही सच है क्या और कुछ बताना चाहती है क्या? फिर भी वो वाइफ ने उसको नहीं बताया। उसके हस्बैंड ने उसको इतनी बार पूछा ताकि वो सच बोले, उसने फिर भी नहीं बताया। उसने करंट प्रेगनेंसी के बारे में तो कन्फेस कर दिया, लेकिन पहली बार एक अफेयर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उसी मोमेंट मुझे समझ आ गया कि वो अभी भी पूरा सच नहीं बोल रही। अगर उसने सब कुछ ऑनेस्टली कन्फेस किया होता तो शायद मैं उसे माफ करने की कोशिश करता। लेकिन अब ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। सीरियसली अगर वो उसी टाइम पे अपना पूरा कन्फेशन कर देती कि पहले वाली बेबी के टाइम पे भी उसने चीटिंग किया है, सेकंड वाला भी है, तो शायद उसका हस्बैंड उसे माफ कर देता, बट नहीं, उसने फिर भी झूठ कहा। एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ। अगले हफ्ते मैं लॉयर के पास गया। मैंने उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उसने बताया क्योंकि मैं एक एट फॉल्ट डिवोर्स स्टेट में रहता हूँ, प्रोसेस लंबा और एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मेरी वाइफ की चीटिंग लीगली मेरे केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसने ये भी कहा कि अगर मेरी वाइफ कोऑपरेट करे तो मेरी बेटी के चाइल्ड सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली रिमूव हो सकती है। अगर वो कोऑपरेट ना करते तो कोर्ट में डीएनए टेस्ट ऑर्डर करेगी और लीगली प्रूव हो जाएगा कि मैं बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ। उसके हिसाब से मुझे चाइल्ड सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि जब तक डिवोर्स पेपर सर्व ना हो जाए, तब तक मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताऊँगा। मैं चुप रहा। जिस दिन डिवोर्स पेपर सर्व हुए, मेरी सिस्टर मेरे साथ घर पर थी। हम मेरे सामान शिफ्ट कर रहे थे और मैंने लिविंग रूम में नैनी कैमरा भी सेट कर दिया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो। सुब सुबह लॉयर के मैसेज आया, शी हैज़ बीन सर्व्ड। मैंने वाइफ को सिर्फ इतना मैसेज किया, मैं घर पर हूँ, जब बात करनी हो आ जाना। वो डायरेक्टली घर नहीं आई। पहले उसने मुझे कॉल और मैसेजेस किए। वो बोल रही थी कि उसे लगा हम रिलेशनशिप फिक्स कर रहे हैं। उसे लगा था डिवोर्स से पहले हम बैठकर बात करेंगे। वो बार-बार फैमिली और बेटी की बात कर रही थी। सबसे फनी बात उसने एक बार भी चीटिंग का मेंशन नहीं किया। घर आने से पहले वो एक मेडिकल स्टोर पर रुकी। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी उसके पीछे मेरे घर आई। उसने पुलिस को बोला था कि उसे मुझसे डर लग रहा है और घर में गन्स है। मैंने ऑफिसर को अपना एम्प्टी गन सेफ दिखाया और बताया कि सारे गन्स पहले ही सिक्योर जगह पे शिफ्ट कर दिया है। पुलिस के सामने ही मैंने डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया। मतलब बंदी ने खुद गलती किया एंड खुद ही इसको डर लग रहा है अपने हस्बैंड से। इस बार उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो पूरी तरह टूट गई। काफ़ी देर तक सिर्फ रोती रही। जब मैंने पूछा मेरी बेटी का असली बाप कौन है? उसने बोला मुझे नहीं पता। मैं पूछा इतने लोग थे कि याद नहीं किससे हुआ? तब उसने फाइनली एडमिट किया कि मेरे दोनों प्रेग्नेंसीज़ के बीच में उसने 2 अलग अफेयर्स किए थे। यार स्टार्ट में तो मेरे को लगा कितनी अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, बट एंड तो बहुत ही अलग है। बस वही मेरी लिमिट थी। मैंने उसे बोला अगर उसने पहले दिन ही पूरा सच बोल दिया होता, तो शायद कुछ बच सकता था। लेकिन मैंने एक सीरियल लायर और चीटर के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता।
उसके बाद मैंने उसे बोला कि लॉयर हायर करे, बाकी सब कोर्ट डिसाइड करेगी। 3 साल बाद जब फाइनली डिवोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, कोर्ट ने ऑफिशियल डीएनए टेस्ट ऑर्डर किया और लॉयर्स ने प्रॉपर्टी के अलावा लगभग सब इश्यूज सेटल कर दिए। ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे सालों से गले में लटका हुआ बोझ उतर गया हो। एचआर ने मेरी थेरेपी अरेंज कर दी। मेरे बॉस ने मेरे डेस्क पर शैंपेन की बोतल रख दी और बोला अगर टाइम ऑफ चाहिए तो ले लो। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, अपनी नई जिंदगी दोबारा शुरू करनी थी। ये पूरे स्टोरी में मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा है, वो है इनके बच्चे। मेरा ऐसा कि इन सब में वो छोटी बच्ची का क्या गलती? कभी भी 2 एडल्ट का डिसीजन की वजह से पूरा इम्पैक्ट पड़ता है उनके बच्चों पे। अभी वो बच्चों का क्या? अभी वो बोल रही है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि फर्स्ट वाली बेबी का डैडी कौन है। वो बच्ची को लगता था कि ये उसके डैडी है एंड वो उसको अपना डैडी या उससे प्यार करती थी। और जब उसे मालूम पड़ेगा कि ये सब हुआ है तो उसको कैसा बीतेगा? ये सब केस में चाइल्ड ही एक विक्टिम होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और अगर आप राइटर की जगह पे होते तो क्या करते? गाइस प्लीज़ बताना आपको आज की स्टोरीज़ कैसी लगी? और अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ चटपटी स्टोरीज़ है तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए। मैंने रेडिट में एक कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे आप अपनी स्टोरी एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। क्या पता मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी फीचर हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।